नमस्कार साथियों, आज फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राउशन द फिक्स में ग्रेट वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 टारगेट। 2023 का टारगेट चल रहा है, मैथमेटिक्स की रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं। एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट यूट्यूब पर क्रिएट हो चुकी है। वहां पर मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक बेसिक टू एडवांस नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, तो उसकी 8 से 10 क्लासेस हैं, उनको आप जाके देख लेना। और भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, पहले उन क्लासेस को आप क्या कर लेना, कवर कर लेना। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। काफी डिमांड थी, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इस टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है, यस आप ठीक समझो, मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति को लेकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन रहती है कि इसके सवाल नहीं बनते, लेकिन मैं आज गारंटी दे रहा हूं आपको, जितनी भी क्लासेस मैं मेंसुरेशन की लूंगा ना, अगर आपने इनको देख लिया ना प्यार से, अगर आप इस चैनल पर देखने आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, तो 100% गारंटी है कि आपने दुनिया में कहीं पर भी मेंसुरेशन पढ़ा होगा, इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ एवरीडे नया देखने को ही मिलेगा। और गारंटी है कि आपको मेंसुरेशन समझ में भी आएगा और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही शानदार सी और प्यारी सी क्लास में लेने वाला हूं, तो इसलिए सभी स्टूडेंट से, सभी अभ्यर्थियों से पूरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को, इस टॉपिक को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की आदत होती है कि स्किप कर करके देखते तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ना मेंसुरेशन समझ में आने वाला है। कोई भी मैथमेटिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा यदि आप स्किप करके देखेंगे। तो अगर आप इस क्लास को बेसिकली मन से, दिल से पढ़ने आए तो प्लीज बिना स्किप किए कंप्लीट देखना, मजा आ जाएगा। और फिर आप कहना कि हाँ सर मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके मेरे को बताना। और क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं पढ़ाने वाला हूं बेसिक कॉन्सेप्ट कि वास्तविकता में क्षेत्रमिति होता क्या है और इसमें हम करते क्या है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को समझते हैं। मेंसुरेशन में हमको क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। एक्चुअल में 3 तरह की डायमेंशंस होती हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से। कहां से स्टार्ट करते हैं? डायमेंशन से। डायमेंशन का मतलब होता है विमाएं। क्या होता है? विमाएं। अब आपकी 3 तरह की विमाएं होती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक को बोलते हैं 1D। क्या बोलते हैं? 1D। एक को बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं? 2D। और एक को बोलते हैं 3D। अब ये 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, अब उसको जरा ध्यान से समझिए। आपने अक्षों के बारे में सुना होगा। ये अक्ष है, ये क्या है? अक्ष है, राइट, इस तरह से। तो ये हमने नाम दिया इसको एक्स अक्ष, इसको हमने नाम दिया वाई अक्ष, और इसको हमने नाम दिया जेड अक्ष। ठीक है भाई, ये 3 अक्ष है। ये जो लोकेशन होती है ना, ये वाली जो लोकेशन, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु, इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा। ये एक एक्स दिशा है, ये एक वाई दिशा है, और एक ये जेड दिशा है। एक आदमी अपने घर से, घर ही उसका मूल बिंदु है, मान लीजिए यहां से वो चलना स्टार्ट करे ना, यहां से वो अपनी जर्नी प्रारंभ करे, उसी को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। तो अगर मान लीजिए एक आदमी अपने घर से इस दिशा में जाता है 5 मीटर एक्स दिशा में, और इस लोकेशन पर जाके खड़ा हो जाता है। कहाँ खड़ा हो जाता है? पी पर। तो वो अपने घर से चला एक्स दिशा में और पी पर आके खड़ा हो गया, राइट। क्या वो वाई की डायरेक्शन में गया? क्या वो जेड की डायरेक्शन में गया? नहीं, वो तो सामने की तरफ गया, केवल एक ही दिशा में गया। तो हम कहेंगे कि उसके पास जो डायमेंशंस है ना, उसके पास जो विमा है वो केवल एक ही विमा है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में गया। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? 1D। इसी तरह से मान लो ये आदमी वाई की दिशा में गया बिंदु Q पर, और कितना चला? 4 मीटर। कितना चला? 4 मीटर। तो ना तो ये एक्स में गया, ना तो ये जेड में गया, केवल कहां गया? ऊपर की तरफ गया, वाई की डायरेक्शन में गया, लेकिन एक ही दिशा में गया ना, तो इसके पास एक ही विमा है। तो भी हम क्या कहेंगे? इसके पास क्या है? 1D। क्या है? 1D। ठीक है, तो 1D का मतलब जिसके पास केवल एक ही डायरेक्शन में हो। क्या हो? एक ही। तो लंबाई इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि लंबाई में केवल एक ही डायरेक्शन आती है। क्या आती है? एक ही डायरेक्शन। तो ये लंबाई होती है ना, वो हमारी क्या होती है? 1D होती है। तो ऐसी आकृति जिसके पास केवल लंबाई हो,
या तो चौड़ाई हो, या तो लंबाई हो, या तो चौड़ाई हो, तो हम कहेंगे कि उसके पास जो चीज है ना, उसके पास जो शेप है ना, वो कैसा शेप है, 1D। उसकी जो आकृति है ना, वो कैसी आकृति है, 1D। समझ में आई बात, क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं 2D की। अब 2D क्या है? 2D का मतलब हम एक ऐसी चीज दुनिया में लाना चाहते हैं, कैसी चीज दुनिया में लाना चाहते हैं जिसके पास लंबाई भी हो और उसके पास चौड़ाई भी हो। तो आप इसको देखिए जरा, जैसे इसको देखिए, ये मेरे पास एक बुक है। अब इस बुक को आप देखेंगे, इस बुक के पास दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो। एक तो इसके पास लंबाई है और दूसरा इसके पास चौड़ाई है। यानी कि इस बुक को इस दुनिया में रखना है तो इसको लंबाई में भी हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, स्पेस, और चौड़ाई में भी इसको कुछ ना कुछ स्पेस देना पड़ेगा। तो जो पर्टिकुलर स्पेस ये कवर कर रही है, पर्टिकुलर स्पेस जो कवर कर रही है, वो लंबाई में भी कर रही है और चौड़ाई में भी कर रही है। इसका मतलब इसके पास कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। वो चाहिए ही चाहिए, एक तो लंबाई भी चाहिए इसको और चौड़ाई भी चाहिए। तब जो आकृति बनेगी वो कैसी आकृति होगी? 2D आकृति होगी। कैसी आकृति होगी? 2D। अब 2D के बारे में आपने देखा होगा, 2D किस प्रकार की आकृतियां होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर को हिंदी में आप सभी लोग जानते होंगे, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। अब इस वर्ग को आप ध्यान से देखिए, इसमें एक तो लंबाई है और इसमें एक क्या है? चौड़ाई है। लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई, यानी कि ये वाली दिशा भी है और ये वाली दिशा भी है। तो ये वाली आकृति किस कैटेगरी में आएगी? तो ये वाली जो आकृति होगी ना, वो आपकी 2D की कैटेगरी में आएगी भैया। कौन सी कैटेगरी में आएगी? 2D की। इसी तरह से आप देखिए, आयत को देखिए, ये तो वर्ग है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई तो समान होती ही है, ये तो आपको पता ही है। अब मैं बात करूं आयत की। किसकी बात करूं? आयत। अब इस आयत में भी आपको एक तो ये वाली दिशा चाहिए और एक ये वाली दिशा चाहिए, यानी कि ये लंबाई चाहिए और ये चौड़ाई चाहिए। तब जाके आप आयत बना पाओगे, तब जाके आप आयत बना पाओगे। तो इसका मतलब आयत भी कौन सी शेप में आता है? 2D की शेप में आता है। कौन सी शेप में आता है? 2D की शेप में आता है। इसी तरह से आपने एक पत्थर को लिया और उसको रस्सी से बांधा और उसको घुमाया। क्या किया? घुमाया। तो जब वो पत्थर घूमता है ना, तो उसका आकृति कैसा बनता है? तो उसकी जो आकृति बनती है ना, वो आकृति इस प्रकार की बनती है, वृत्त जैसी। क्योंकि यहाँ पर एक पत्थर है और उस पत्थर को आप रस्सी से घुमा रहे हो, ऐसे चारों तरफ ऐसे घुमा रहे हो। तो ये जो आकृति बनेगी ना, ये आकृति भी 2D में आती है। अगर आप इसके अक्ष बनाओगे ना, तो अक्ष बना लोगे, या तो ये x डायरेक्शन में जाएगा या फिर ये y डायरेक्शन में जाएगा, या तो ये x में जाएगा या y में। तो जिसमें 2 अक्ष होते हैं वो वाली आकृति 2D होती है, जिसमें केवल एक अक्ष होता है ना, वो वाली आकृति 1D होती है। ठीक है। इसी तरह से आप मान के चलिए, एक ट्रायंगल आपने बनाया, त्रिभुज, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? त्रिभुज। अब त्रिभुज में भी एक तो ये वाली दिशा होती है और एक ये वाली दिशा होती है, यानी कि त्रिभुज भी एक ऐसी आकृति है जो किस में आती है? 2D में आती है। काय में आती है? 2D में। तो आपका वर्ग हो गया, आपका आयत हो गया, आपका वृत्त हो गया, आपका त्रिभुज हो गया, आपका चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज भी बनाकर देखिए आप, इस तरह से चतुर्भुज बनता है आपका। चतुर्भुज भी आपका कौन सी आकृति में आता है? 2D में आता है। ठीक है। तो 2D में वो वाली आकृतियां आएंगी जिसमें केवल 2 दिशाएं होंगी, एक x दिशा भी होगी और एक y दिशा भी होगी। कुल मिला के वो वाली आकृतियां जिसको हम बोर्ड पर बना सकते हैं। कहां पर बना सकते हैं? बोर्ड पर बना सकते हैं। ये मेरा बोर्ड है, इस पर मैं वर्ग बना सकता हूं, तो ये समतल है। इस पर मैं आयत बता सकता हूं, तो ये भी 2D है। इस पर मैं त्रिभुज बना सकता हूं, तो ये भी 2D में आएगा। इस पर मैं वृत्त बना सकता हूं, तो ये भी 2D में आएगा। इस पर मैं चतुर्भुज बना सकता हूं, तो ये भी 2D में आएगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको मैं वृत्त पर, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड पर मैं बना नहीं सकता, बिल्कुल दिखा नहीं सकता आपको 3D फॉर्म में। वो चीज जो आती है ना, वो काय में आ जाती है? 3D में आ जाती है। जैसे मेरे को आप देख रहे हो, तो मेरा कैसा स्वरूप है इस दुनिया में? तो मेरा जो स्वरूप है ना, वो 3D स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? 3D। तो 3D में 3 चीजें होती हैं, एक तो लंबाई भी होती है, एक चौड़ाई भी होती है और एक ऊंचाई भी होती है। तो जाने कि वो इस दिशा में भी फैला होता है, इस दिशा में भी फैला होता है और ऊपर की तरफ भी फैला होता है। तो इन सबको कंबाइन करोगे ना, तो जो आकृति बनेगी वही आकृति आपकी क्या कहलाएगी? 3D कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 3D। अब 3D को हम बना सकते हैं फिर भी यहाँ पर, तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पता ही होगा, आपने उसका तरीका सीखा ही है बनाने का। जैसे हमने एक आयत लिया
और एक ये दूसरा आयत लिया, इनको ऐसे मिलाया तो ये लगभग आपको दिखने को कैसा मिलेगा कि ये हमने कैसा डायग्राम बना दिया, 3D डायग्राम बना दिया। तो ये कैसा डायग्राम है, 3D डायग्राम है। ये कैसा डायग्राम है, 2D डायग्राम है। ठीक है, तो 3D डायग्राम जिसमें आपकी लंबाई भी होती है, आपकी चौड़ाई भी होती है और आपकी ऊंचाई भी होती है, और इन तीनों का जो घेराव होता है ना, जिस आकृति में पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं, 3D। तो इस चैप्टर में आपको 2D और 3D पढ़ना है। क्या पढ़ना भैया, 2D और 3D। तो 2D और 3D के आपको डायग्राम्स मिलेंगे, उनके आपको बहुत सारी चीजें निकालनी होगी, आयतन निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, वो धीरे धीरे आएगा। अभी मैं आपको एक एनालिसिस करा रहा हूं कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 3D किसको कहते हैं। जैसे कि ये आपको क्या दिख रहा है, यस, घन दिख रहा है, घनाभ। ठीक है, घन होता है, घनाभ होता है। इसी तरह से आपका बेलन होता है, बेलन यानी कि सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर होता है इस तरह से। तो ये सब जो आकृतियां होती हैं ना, वो आकृतियां किस में आती हैं, 3D में आती है। इसी तरह से आप शंकु को देखा होगा, आपने किसको देखा होगा, शंकु को। आइसक्रीम की कौन खाई है, आइसक्रीम की कौन खाते हो ना, आइसक्रीम ठंडी ठंडी, वो जो शेप होती है ना, वो शेप किसकी होती है, 3D की होती है। किसकी होती है, 3D की। तो इस तरह से आपकी दो शेप है यहाँ पर, 2D और 3D। इन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक से बताऊंगा, धैर्यशीलता के साथ आराम आराम से समझते चलना, मजा आएगा आपको। ठीक है, अब बताया कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो देखिए फिर से मैं आपको एक चीज दोहराता हूँ, 2D का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई ये दोनों चीजें आ जाए, वो सब किस में आएंगी, 2D में आएंगी। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आ जाए, वो जिस चीज में आएगी उसको क्या कहेंगे, 3D। तो 2D की किस तरह के आपको आकृतियां देखने को मिलेंगी, आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं आयत, आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं वर्ग, आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज, आपको वृत्त देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, घन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्यूब, घनाभ देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, बेलन देखने को मिलेगा इसको सिलेंडर बोलेंगे, गोला जो कि स्फीयर होता है, जो कि आपका ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, शंकु आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, अर्धगोला आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 2D और 3D ये शेप्स होती हैं। इन्हीं से रिलेटेड हमको क्वेश्चन सॉल्व आपका इन सबसे संबंधित ऐसी कौन सी टर्म्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका सामना आपको इस चैप्टर में लगातार होना है बार बार। अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्षेत्रमिति में ऐसी कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे, बार बार उनका आपसे सामना होगा। तो एक तो आएगा इसमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहा जाता है एरिया। क्या कहा जाता है, एरिया। दूसरा आपको देखने को मिलेगा परिमाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। तीसरी चीज आपको देखने को मिलेगी परिधि, परिधि सर्कमफेरेंस। और चौथी चीज आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी आयतन, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉल्यूम। अब बेसिकली आप जानते हो कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं, शुरू से आपने रटा हुआ है कि लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल। तो सीधा सीधा यदि आपको लंबाई दे दी जाए और चौड़ाई दे दी जाए तो आप उनका गुणा करके क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल। लेकिन वास्तविकता में मेंसुरेशन में आप इतनी आसानी से आंसर ला ही नहीं पाओगे। आपको लंबाई भी दी होगी, चौड़ाई भी दी होगी, लेकिन इस तरह का आपको शब्द दिया होगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। उसके कुछ ब्रह्मास्त्र है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान समझते रहना। देखिए क्षेत्रफल के लिए अगर हम बात करें तो इसको आप किस तरह समझ सकते हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, क्षेत्रफल का मतलब है कि जैसे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, इसके आपने फॉर्मूले स्टडी किए और उनको एक कागज पर बड़े प्यार से लिखा, सुंदर सी राइटिंग में, और जाके दीवार पर चिपका दिया, ताकि एवरीडे आपका सामना उसके साथ होता रहे और वो आपको रोज नजर आते रहे। तो आपने जब उसको दीवार से चिपकाया तो उसने क्या किया, उस दीवार का एक हिस्सा कवर कर लिया, उस दीवार का एक हिस्सा कवर कर लिया, यानी कि कवर कर लिया, कवर यानी कि घेर लिया, घेराव या घेर लिया। क्या कर लिया, घेर लिया, घेरा या कवर कर लिया। तो हम कहेंगे कि उसके पास जो भी चीज है उसका नाम क्या है, क्षेत्रफल। तो जब भी कोई ऐसी आकृति जो किसी चीज को घेर ले, क्या कर ले, घेर ले, काय में घेरे, लंबाई में घेरे और चौड़ाई में घेरे, तो हम कहेंगे कि उसके पास क्या हो सकता है, उसके पास क्षेत्रफल हो सकता है। उसके पास क्या हो सकता है, क्षेत्रफल। जैसे इस बोर्ड को मैंने यहां पर लटका दिया, तो इस दीवार का इतना हिस्सा इस बोर्ड ने घेर लिया,
कौन कौन सी दिशाओं में घेर लिया, तो आप बताओगे कि लंबाई में घेर लिया और एक चौड़ाई में घेर लिया। तो मैं समझ गया कि इसमें मुझसे क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने इस दीवार पर, आधी दीवार पर मैंने ब्लैक कलर करना है, आधी दीवार पर रेड कलर करना है और बची दीवार पर ब्लू कलर करना है। तो ये जो मैं कलर कर रहा हूं दीवार पर, वो कौन कौन सी डायरेक्शन में करूंगा, एक तो लेंथ में और एक ब्रेड्थ में। तो ये यहां पर हो गया रेड कलर, यहां पर हो गया ब्लू कलर, ठीक है। तो ये लंबाई में भी रेड गया, चौड़ाई में भी रेड गया, लंबाई में ब्लू गया, चौड़ाई में भी ब्लू गया। तो इस तरह से इस दीवार का इन दोनों कलरों ने लंबाई भी कवर की, चौड़ाई भी कवर की, लंबाई भी कवर की, चौड़ाई भी कवर की। तो मैं ये समझ गया कि इसका मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह से आपको सवाल से कनेक्ट होना पड़ेगा, लैंग्वेज को पढ़कर आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता में ये हमसे क्या कह रहा है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल दिए, ऐसे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा, आप समझ पाएंगे कि वास्तविकता में ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बस ध्यान से सुनते रहना। चलिए, ये किसके बारे में बताया मैंने आपको, क्षेत्रफल के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं बात करूं आयतन की। किसकी बात करूं, आयतन। अब आयतन आपने पढ़ा हुआ है कि लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो हमको क्या मिलता है, आयतन मिलता है। तो बेसिकली अगर आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी जाए तो सिंपली आप आयतन निकाल सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपसे बोला गया कि एक टंकी में 1000 लीटर पानी है, एक टंकी में 1000 लीटर पानी है, जिसमें लंबाई में इतना है, वो टंकी लंबाई में इतनी है, चौड़ाई में इतनी है, ऊंचाई में इतनी है। तो उसके पास क्या है, उसके पास वॉल्यूम है, क्योंकि टंकी के पास लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। वो जो आकृति बनी जिसमें तीनों दिशाएं हैं, वो कौन, उसके पास क्या होता है, आयतन होता है। जैसे आप घर में रेफ्रिजरेटर लेकर आए, अब आप जब रेफ्रिजरेटर को रखोगे तो वो लंबाई में भी कवर करेगा उस एरिया को, चौड़ाई में भी कवर करेगा और ऊंचाई में भी कवर कर लेगा। तो वो जो रेफ्रिजरेटर जो आपके सामने आकृति रखी है ना, वो आकृति कैसी है, 3D है। तो उसका आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। क्या निकालोगे, वॉल्यूम। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं लंबाई में भी हूं, चौड़ाई में भी हूं और ऊंचाई में भी हूं, तो मेरा आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। इस तरह से आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम में कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं। कौन से वाले, कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्ट करने वाले। क्या करने वाले, कन्वर्ट करने वाले। जैसे वो आपसे कहेंगे कि हमने आपको एक बेलन दिया है, अब आपको पता है कि बेलन की आकृति कैसी आकृति होती है, 3D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, 3D, क्योंकि इसके पास लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, 3D आकृति। अब उन्होंने ये कहा कि इस बेलन को हमने गैस पर रखा और इसको पिघलाना स्टार्ट किया, और जब हम इसको पिघलाते हैं तो पिघलाकर हमने एक स्फीयर बना लिया, यानी कि हमने क्या बना लिया, स्फीयर। तो आपको गिवन क्या था, सिलेंडर। आपको गिवन क्या था, सिलेंडर। तो आपको गिवन क्या था, सिलेंडर गिवन था, और उसको आपने पिघलाया और पिघलाकर क्या बना दिया, स्फीयर। यानी कि बेलन को काय में कन्वर्ट कर दिया आपने, गोले में कन्वर्ट कर दिया। काय में कन्वर्ट कर दिया, गोले में। अब दोनों में एक चीज समझिए, बेलन के पास क्या है, आयतन है, गोले के पास क्या है, आयतन है। बेलन को पिघलाकर आपने क्या बनाया, गोला बनाया। बेलन को पिघलाकर आपने गोला बनाया, तो इनका आयतन इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पास इस बेलन का जितना भी मटेरियल था, उसी पूरे मटेरियल को पिघलाकर मैंने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। तो जो इसका आयतन होगा वो इसका आयतन होगा। तो पहली थिंकिंग प्रोसेस आपकी ये रहनी चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि बेलन को पिघलाकर आपने गोला बनाया है, तो इन दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर। सिलेंडर का आयतन और स्फीयर का आयतन, दोनों के आयतन कैसे माने जाएंगे, बराबर माने जाएंगे। दूसरा, ये कौन है, सिलेंडर। तो यहां पर आप किसका आयतन का फॉर्मूला यूज करोगे, सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला यूज करोगे। ये क्या है, बेलन। तो यहां पर किसकी, वो सॉरी, ये क्या है, गोला। तो यहां पर किसके आयतन का फॉर्मूला यूज करोगे, गोले के आयतन का फॉर्मूला यूज करोगे। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज कि जब आपने इसको पिघलाया तो इसका वजन और इसका वजन दोनों के इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा मेरे पास मटेरियल है, इसी पूरे के पूरे मटेरियल को
पिघलाकर मैंने क्या बना दिया, स्फीयर। तो जो इसका वेट होगा वो इसका वेट होगा, ना तो कम होगा ना ही ज्यादा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि वॉल्यूम से रिलेटिव होंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हो तो हम उसका क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, यस, हम उसका आयतन कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। और जब आपसे लंबाई और चौड़ाई, यानी कि एक आपको सड़क दे दी जो लंबाई में इतनी है, चौड़ाई में इतनी है, तब हम उसका क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, यस, हम उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इस तरह से सवालों को पढ़कर आपको समझना पड़ेगा कि हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है या फिर हमसे आयतन पूछा जा रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं परिमाप क्या होता है और परिधि क्या होता है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजें कैसी हैं, एक ही हैं। परिमाप का मतलब होता है पूरी माप, पूरी माप। जैसे मैंने आपको एक आकृति दी, सपोज ये एक आकृति है, ठीक है भाई। आकृति का मतलब क्या है, आपने एक खेत लिया, उस खेत में आपने फसल उगाई। अब कोई दूसरा आदमी आकर उसमें उस फसल को खराब मत कर दे या कोई जानवर मत घुस जाए, तो आप उस फसल के चारों तरफ क्या करवाना चाहते हो, तार फेंसी करवाना चाहते हो, बाउंड्री करवाना चाहते हो। क्या कराना चाहते हो, बाउंड्री। तो वो बाउंड्री का मेजरमेंट, बाउंड्री जो आप करवाओगे वो कितनी बड़ी बाउंड्री होगी, तो आंसर है वो आपका खेत यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ से कराया आपने 10 मीटर, यहाँ से कराया 10 मीटर, यहाँ से कराया 10 मीटर, यहाँ से कराया 10 मीटर। तो ये टोटल जो बाउंड्री कराई है ना, बस इसको ऐड कर दो, 1 2 3 4। तो ये टोटल जो माप निकलेगी ना, उसी का नाम क्या रखा है, परिमाप। परिमाप का मतलब पूरी माप। 10 10 10 और 10 कितना हो गया, 40। तो ये जो 40 मीटर आया है ना, ये क्या निकल कर आई है, ये परिमाप निकल कर आई है। तो परिमाप का सीधा मतलब होता है बाउंड्री या बॉर्डर, जो पूरी परिसीमा है चारों तरफ की, उसी को क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो आप ये मतलब समझिए, परिमाप का मतलब पूरी माप। शब्दों को समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, परिधि क्या होती है, तो वही चीज होती है, लेकिन फर्क इतना है कि परिमाप को हम यूज करते हैं आयत के लिए, परिमाप को हम यूज करते हैं वर्ग के लिए, और जबकि हमारा परिधि जो होता है इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं वृत्त के लिए और अर्धवृत्त के लिए। तो जब अर्धवृत्त शब्द आता है, वृत्त शब्द आता है, तो हम बोल देते हैं परिधि, और जब आयत शब्द आता है, वर्ग शब्द आता है, तो हम बोलते हैं परिमाप। लेकिन दोनों का मतलब होता है ये पूरी माप। तो पूरी माप का मतलब ये। अब इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताया, ठीक है। अब यदि हमको फिर भी समझ में ना आए तो हमारे पास एक तीसरा तरीका भी होता है, जिसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल दिया है या हमको परिमाप दिया है या हमको आयतन दिया, उसको बोलते हैं इकाइयां। तो अब मैं आपको बताता हूँ इकाई क्या होती है। देखो, अब हम बात करते हैं इकाइयों की। इकाइयां यानी कि यूनिट्स। देखिए, अगर मान लो सवाल में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्षेत्रफल दिया है या परिमाप दिया है या आयतन दिया है, तो आपके पास तीसरा जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, उसका नाम है इकाई। इकाई देख के आप पहचान सकते हो। तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वो वर्ग मीटर होती है या वर्ग सेंटीमीटर होती है या वर्ग मिलीमीटर होती है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए, जैसे मैं बात करूं लेंथ की, और हम मेजरमेंट काय में कर रहे हैं, लंबाई का सेंटीमीटर में, तो लंबाई की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर। चौड़ाई की भी क्या होगी, सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए आपको एक आयत दिया है, क्या दिया भैया, आयत। ये इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और ये इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणा आपने चौड़ाई किया, तो लंबाई कितनी रखी, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी रखी, 6 सेंटीमीटर। तो संख्याओं का आपस में गुणा करिए, कितना हो गया, 6 पंजे 30, और मात्रक का आपस में गुणा करिए तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर आया कैसे, तो वो ऐसे आता है, क्योंकि मात्रक का मात्रक से, इकाई का इकाई से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, संख्या का संख्या से हो जाता है, इसलिए ये आता है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी ये शब्द आता है ना, तो हम समझ जाएंगे कि हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो इसकी इकाइयां याद रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा या फिर किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो इनमें से कुछ भी दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि हमको क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। अब बात करें आयतन की, तो आयतन की बात करें तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, चौड़ाई के लिए भी सेंटीमीटर, ऊंचाई के लिए भी सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। तो इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब हो, मीटर क्यूब हो, किलोमीटर क्यूब हो, क्योंकि आपको पता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई के लिए आपने
सेंटीमीटर प्रयोग किया, फिर चौड़ाई के लिए भी सेंटीमीटर प्रयोग किया, फिर ऊंचाई के लिए भी सेंटीमीटर प्रयोग किया, तो 3 बार आपने सेंटीमीटर का प्रयोग किया, इसलिए सेंटीमीटर क्यों आता है, मीटर क्यों आता है, किलोमीटर क्यों आता है। तो इनमें से कुछ भी दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि हमको क्या दिया है, आयतन। तो ये इकाइयां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं। डन। अब बात करें परिमाप। परिमाप में आप क्या करते हो, पूरी माप, यानी कि पूरा जोड़ते हो। आप क्या करते हो, जोड़ते हो। परिमाप में आप पूरी माप करते हो। जैसे कि आपको ये दिया है, जैसे आपको ये दिया है ये 5 और ये दिया है 6, तो ये भी 5 ये भी 6, तो आपने इसको ऐड किया, ये कितना हो गया, 12 हो गया। इसको ऐड किया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये जो 22 आया है वो कैसे आया, 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो संख्याओं को आपने जोड़ा, कितना हो गया, 22। लेकिन ये सेंटीमीटर तो एक ही बार आएगा ना, तो जोड़ने में सेंटीमीटर तो एक ही बार आएगा ना भैया। कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि हमने सेंटीमीटर कॉमन निकाल दिया, तब भी आप समझेंगे कि सेंटीमीटर कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो जिसमें सेंटीमीटर आए या मीटर आए या किलोमीटर आए, तो वो हमको क्या दी होगी, परिमाप दी होगी। क्या दी होगी, परिमाप। तो इस तरह से आप इकाई देखकर भी समझ जाओगे कि हमको क्षेत्रफल दिया है या हमको परिमाप दिया है या फिर हमको क्या दिया है, आयतन। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, वर्ग। अब वर्ग की जो आकृति होती है, आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार की आकृति होती है, इस तरह से। अब वर्ग की आकृति में एक स्पेशलिटी होती है कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती है, समान। इसलिए हम इस भुजा को ए मान सकते हैं, इसको भी ए माना जा सकता है, इसलिए इसको भी ए माना जा सकता है और इसको भी क्या माना जा सकता है, ए माना जा सकता है। तो इसके पास लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है। तो हम बताना चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहली चीज में हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे भाई, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का आपको बेसिक फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन हम पढ़ रहे हैं वर्ग और हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग की लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी है, ए है, तो इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो कुल मिला के इसका जो सूत्र होता है ना, तो आपने पढ़ा होगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है या फिर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। दूसरी चीज हम वर्ग में निकालेंगे परिमाप। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। अब परिमाप का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि परिमाप का मतलब होता है पूरी माप। कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3 4, तो सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाएगा, परिमाप। यानी कि जो बाउंड्री है उसको हम कहना है परिमाप। तो इसमें कितना हो गया, तो आपकी ये परिमाप हो जाएगी 4a। कितनी हो जाएगी भाई, 4a हो जाएगी। तो दो चीजें हमने देखी, याद रखिए, क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। दूसरा, परिमाप कितनी होती है, 4a होती है, किसकी, वर्ग की। और वर्ग की स्पेशलिटी है कि इसमें चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, इसलिए सबको क्या माना गया, ए माना गया। अब इसमें एक अगली चीज आती है विकर्ण, कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब आप लोग डायगोनल याद भी कर सकते हो और हम निकाल भी सकते हैं। इसका जो डायगोनल होगा ना, वो √2a होगा। कितना होगा, √2a। अब निकालने की कोशिश करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते। देखिए ये विकर्ण होते हैं आपके, क्या होता है, विकर्ण, ठीक है। कितने विकर्ण होते हैं वर्ग में, तो आंसर है 2 विकर्ण होते हैं। एक ये वाला विकर्ण और एक कौन सा विकर्ण हो जाएगा, ये वाला विकर्ण हो गया, ठीक है, ओके। हम इस विकर्ण को निकालना चाहते हैं। इसमें दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान। तो अगर हम इस विकर्ण को निकालना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री। अगर आप यहाँ से ये विकर्ण डालोगे तो ये कितना है, 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री। तो टोटल कितना है, 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग जो है ना, वो दो समकोण त्रिभुज का कॉम्बिनेशन होता है। वर्ग जो होता है ना, वो समकोण त्रिभुज का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको जरा ध्यान दीजिए। ये तो हम ज्योमेट्री में घुस गए, हमें ज्योमेट्री में नहीं जाना है, हमको मेंसुरेशन में रहना है। तो देखिए, ये आपको क्या दिया है, लंब। ये क्या दिया है आपको, आधार। और आपको क्या निकालना है, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है। क्या आती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है भैया, विकर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका कर्ण का वर्ग जो होता है ना, वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम, ये कितना हो गया, 2a² हो गया, और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, √2
ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2a। तो इस तरह से हमने इसका क्या निकाल लिया, विकर्ण निकाल लिया। क्या निकाल लिया, विकर्ण। या आप याद भी रख सकते हैं और आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो तीन चीजें हैं, आपको जितने भी मैं आपको डायग्राम्स पढ़ाऊंगा, अभी जैसे मैंने वर्ग पढ़ाया, फिर मैं आपको आयत पढ़ाऊंगा, तो जितने भी मेरे डायग्राम्स पढ़ाऊंगा ना, तो सारे डायग्राम्स का आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, परिमाप पता होना चाहिए और उसका क्या पता होना चाहिए, विकर्ण। अब क्षेत्रफल निकालने का इसी में एक दूसरा तरीका होता है। क्या तरीका होता है, हमने ये तरीका बनाया है कि जो आपको विकर्ण दिया है ना, ये जो आपको विकर्ण दिया है ना, उस विकर्ण का आप आधा कर दीजिए, उस विकर्ण का वर्ग करके क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका, वर्ग का। किसका, वर्ग का। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप विकर्ण का क्या कर दो, वर्ग कर दो, और वर्ग करके उसका आधा कर दो, तो आप क्या निकाल सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है विकर्ण वाला, और हर साल ये इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत तरह की वैरायटी वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पहले एक आसान सा क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायगोनल। कितना, 30 सेंटीमीटर। डन। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए एक वर्ग का हमको विकर्ण दिया गया है, वो भी सेंटीमीटर में, और हमसे पूछा जा रहा है एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का आप वर्ग करके आधा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्ग का एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वर्ग का एरिया मिल जाएगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए विकर्ण कितना है, 30 का क्या करोगे, स्क्वायर, कितना हो गया 900, और 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 450 ए स्क्वायर का। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये ट्रिक आप याद रखिए कि अगर आपको विकर्ण दिया हो और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर देंगे, वही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। लेकिन इसका बेसिक तरीका क्या है, तो बेसिक तरीका भी मैं आपको बताता हूं। देखिए बेसिक मेथड में आपको बताता हूं। बेसिक मेथड क्या होगा, चीज वही है लेकिन तरीका क्या है। देखिए आपको विकर्ण पता है, क्या पता है अभी, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। कितना होता है, 2a। आपको विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, राइट। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो इसका वर्ग करोगे तो ये कितना हो गया 900, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया a स्क्वायर, और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 450 आ जाएगा। तो यही तो हम निकाल रहे थे, तो भले ही आप इसको ऐसे कर लीजिए, भले ही आप ऐसे कर लीजिए, अप्रोच आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी। ये ट्रिक के बेसिस पर याद रखिए कि अगर आपको विकर्ण दिया है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपका बेसिक फॉर्मूला उससे करिए। चलिए समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अगली आकृति। चलिए अब हम बात करते हैं अगली आकृति के बारे में, आयत के बारे में। आयत को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल। अब आयत की आकृति आपको पता है किस तरह की होती है, इस तरह की आकृति होती है। ये क्या होता है, आयत। इस आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आपने वर्ग में क्या देखा कि चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अगर हमने इसकी लंबाई l मान ली तो ये भी l है, और यदि हमने इसकी चौड़ाई b मान ली तो ये भी क्या है, b है। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, आयत बन गया। तो अब हम इस आयत का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक। दूसरी चीज हम इसमें क्या निकालेंगे, परिमाप। अब आपको पता है परिमाप क्या होता है, पूरी माप, यानी कि जितनी भुजाएं सबका योग। तो इसमें देखो 2l, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये l कितनी बार आया, 2 बार, 2l। चौड़ाई भी कितनी बार आई, 2 बार, तो 2b। तो क्या कॉमन आ गया, 2, तो l प्लस b। ये क्या आ गई, इसकी परिमाप आ गई। ये क्या आ गई, इसकी परिमाप। अब अगली चीज आप निकालोगे विकर्ण। क्या निकालोगे, इसका विकर्ण। तो आप विकर्ण निकाल सकते हो। विकर्ण क्या होता है, ये आपका विकर्ण है, ठीक है। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और ये निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में
यस, लंबाई का वर्ग बटे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? विकर्ण का। तो याद रखिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप क्या होती है? 2l प्लस b ब्रैकेट में, और विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। याद रखिए विकर्ण की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर। वही इसकी होगी, सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर। लेकिन ये क्या है? क्षेत्रफल है। इसकी इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये याद रखिए, इकाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगली आकृति की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है? सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल इस प्रकार का होता है, ये आपने देखा होगा। सर्कल में जो मध्य बिंदु होता है ना, इसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं भाई? केंद्र बोला जाता है, ठीक है। और सर्कल की क्या होती है? एक त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। तो ये r जो है ना, ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब ये जो रेखा हमने खींची जो केंद्र से होकर जाती है और वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास, ठीक है। और ये वृत्त के चारों तरफ जो घेराव होता है, ये वाला जो कि r त्रिज्या का घेराव है, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। अब आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा? तो इस वृत्त में हम क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल। तो याद रखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगली चीज हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि निकाला करेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। ये चीज हम इसमें निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, ठीक है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के लिए कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर क्यों होती है? हम चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। पाई की बात करें तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पाई का मतलब क्या होता है, तो जब भी आपसे पाई का मतलब पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? पाई की वैल्यू बताओगे 22/7 या फिर 3.14 बताओगे। तो ये जो चीज़ आप बता रहे हो ना, वो पाई का मतलब नहीं है, ये क्या है? उसकी वैल्यू है। पाई का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि पाई की जिसने डिस्कवरी की, उसने एक विचित्र प्रकार का अनुपात डिजाइन किया एक सर्कल के लिए। वो अनुपात किस तरह का था? परिधि, उसने वृत्त की परिधि ली और व्यास से उसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? व्यास से डिवाइड कर दिया। तो परिधि ली और व्यास से डिवाइड कर दिया। ये जो अनुपात बना, ये निश्चित होता है। और वो कितना होता है? जो आप बताते हो रटा हुआ है आपको, 22 क्या होता है? 7 होता है। अब 22/7 का मतलब क्या है? देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको त्रिज्या दी है, कितनी दी है? त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। डन। आपको वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे इसका व्यास निकालो। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने बोला परिधि निकालो। क्या निकालो? परिधि, क्योंकि ये अनुपात किसका है? परिधि बटे व्यास का। तो दो चीज़ें चाहिए, व्यास हमने निकाल लिया वृत्त का, अब निकालना है परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अभी ये 2 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। और त्रिज्या कितनी दी है? 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 44 हो गया, ठीक। अब आप इस रेशियो की तरफ देखिए। ये रेशियो में क्या है? परिधि बटे व्यास। तो परिधि कितनी है आपके पास? 44 आ गई। और व्यास कितना है आपके पास? 14 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया? 22/7 आया कि नहीं? 22/7 आया कि नहीं? इसी तरह से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मैंने इसकी जगह ले लिया 10.5 सेंटीमीटर ले लिया। कितना ले लिया? 10.5 सेंटीमीटर। तो ये जब करोगे तो आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आप इसको निकाल कर देखिए। चलिए ये कितना है? 2। और ये कितना हो गया? 22/7। और आर कितना है? ये है आपका, ठीक है। पॉइंट हटा लोगे तो 1 0 आ जाएगा। ये कितना बार चला गया? 15 बार चला गया। 2 से ये काट दो, ये 5 बार चला गया। 5 से ये काट दो, 3 बार चला गया। तो ये कितना आ गया? 66 आ गया। अब आप फिर से करके देखिए परिधि बटे व्यास। तो परिधि बटे जब आप व्यास करोगे तो देखो 66 बटे कितना है? 21। तब भी क्या आएगा? 22/7 आएगा। तब भी क्या आएगा? 22/7 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मान होता है ये निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। अब इस मान को बार बार जब भी हम परिधि बटे व्यास करते हैं, परिधि बटे व्यास करते हैं, तो
हर बार हमको क्या मिल रही है संख्या 22/7 मिल रही है। कितनी मिल रही है? 22/7। तो इसको बनाने वाले ने इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया और वो रोमन्स में होता है, तो उसका जो नाम रखा गया वो क्या नाम रखा गया? पाई नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? पाई। तो पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है परिधि बटे व्यास। पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 22/7, क्योंकि जब भी आप किसी भी सर्कल के लिए परिधि बटे व्यास निकालोगे तो वो हमेशा कितना आएगा? 22/7 आएगा। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? मीनिंग होता है। अब आप चाहो तो देखो परिधि भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? परिधि बराबर व्यास गुणा क्या हो जाएगा? पाई, और व्यास क्या होता है? 2r, यानी कि क्या आ गया? 2πr। तो इस तरह से हम परिधि निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसमें डीप में, कि पाई का मीनिंग क्या होता है और हम परिधि कैसे निकाल सकते हैं। जब समय मिलेगा तो मैं आपको क्षेत्रफल भी निकाल के बताऊंगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:4 दिया है, ठीक है। यदि इसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर स्क्वायर है तो आपको ज्ञात करनी है परिमाप। अब आपको पता है कि परिमाप हमको निकालनी है और आपको क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। तो परिमाप का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? 2 और ब्रैकेट में क्या होता है? l + b। तो अगर आपको परिमाप निकालनी तो लेंथ पता होना चाहिए और ब्रेड्थ पता होना चाहिए। क्या आपको लेंथ पता है? ब्रेड्थ पता है? आंसर है नो। आपको अनुपात पता है उसका, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए उसकी टेक्निक क्या है। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल तो पता है ना, तो हमको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना गिवन है? 8000। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू कितना हो गया? 8000। लंबाई का रेशियो कितना है? 5x मान लेते हैं, और चौड़ाई का कितना है? 4x मान लेते हैं। ये कितना हो गया? राइट। ये कितना हो गया? 20x² हो गया। ये कितना हो गया? ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 400 हो गया, और 400 का ये आपने स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो यहाँ से हमको लंबाई का रेशियो कितना था? 5x, और चौड़ाई का रेशियो कितना है? 4x। तो चलिए 5 × 20 कितना हो गया? 100 हो गया, और ये कर लेंगे कितना हो गया? 4 × 20 कितना हो गया? 80 हो गया। बस अब आपको क्या निकालना था? परिमाप निकालनी थी। परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कितना है? 100, और ये कितना है? 80। तो ये कितना हो गया? 180। तो 360 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और परिमाप की इकाई क्या होती है? मीटर। तो 360 कहीं दिया है, राइट। समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि 5 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। तो चलिए हमने एक आयताकार मैदान बनाया इस तरह से, जिसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। ठीक है भाई। जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके अंदर की तरफ, कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ। चलो अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये 5 मीटर चौड़ी हमने क्या बना ली? सड़क बना ली। 5 मीटर चौड़ी का मतलब आप समझिए कि यहाँ से इसके अंदर की तरफ ये चौड़ाई कितनी है इसकी? 5 मीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी कितनी होगी? 5 मीटर होगी, और यहाँ से भी कितनी होगी? 5 मीटर होगी। तो यहाँ से भी कितनी होगी? 5 मीटर होगी। डन। ठीक है, ये हमसे कहा। फिर आगे इन्होंने ये कहा है कि तो मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो ये पूरा मैदान था, उसमें ये अंदर की सड़क है, तो ये जो भाग बच गया, ये जो हिस्सा बच गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमको निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान सा काम है इसको निकालना। पहले बड़ा क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि पूरे मैदान का, फिर सड़क का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से माइनस कर दीजिए, तो शेष भाग का क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बस आप निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो देखो कैसे निकालोगे क्षेत्रफल? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल। तो पहले मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? 50 × 40 माइनस, अब देखिए अब हमको किसका निकालना है? सड़क का। तो देखिए जरा यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि देखिए ये जो पहले लंबाई की बात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 50। लेकिन हम सड़क की लंबाई की बात करें तो इस 50 में से इधर से ये 5 मीटर कम हो गई, इसी 50 में से इधर से भी ये 5 मीटर कम हो गई। तो इतना भाग का, इतनी भाग की लंबाई कितनी? तो टोटल कितनी है? 50। 5 इधर से कम हुई, 5 इधर से कम हुई, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 40 होगी कि नहीं हुई? 40 होगी कि नहीं हुई? ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करें चौड़ाई की, तो देखो टोटल कितनी है? 40।
इधर से कितनी कम हो गई 5, इधर से भी कितनी कम हो गई 5, तो टोटल कितना कम हुआ 10, चौड़ाई में कितना कम हुआ 10, तो 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30 मीटर। तो बस इसकी लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 30, बस इनको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया 20, डन, और ये कितना हो गया 12, और माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 800। ये हम क्या निकाल रहा है क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और लंबाई और चौड़ाई क्या में दी है मीटर में, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल। क्या 800 मीटर आ रहा है? यस, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन पढ़कर, स्टोरी पढ़कर आप डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के बेसिस पर आप इसको बड़ी आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ये सोचकर कि हमसे जो डायग्राम बनवाया जा रहा है वो किस चीज का डायग्राम है और हमको क्या निकालना है। तो यहाँ पर क्या निकालना था हमको क्षेत्रफल, तो हमको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका, आयत का क्षेत्रफल। समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। तो ठीक है, सबसे पहले एक आयताकार मैदान बना लो। इस तरह से हमने एक आयताकार मैदान बना लिया, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 40 मीटर। इतनी बात समझ में आई? ठीक। आगे ये बोल रहा है कि लंबाई व चौड़ाई के समांतर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। यानी कि लंबाई के समांतर, ठीक है, 2 मीटर, और चौड़ाई के समांतर 2 मीटर का रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये जो रास्ता हमने बनाया ना, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो टेक्निक वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे तो रास्ते का क्या निकल आएगा, कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको अलग अलग निकालते हैं। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ इसका क्षेत्रफल। देखिए ये आपका रास्ता है, ठीक है, ये कितना मीटर चौड़ा है 2 मीटर। अच्छा, ये अब एक देखिए इस रास्ते में ये जो इसकी जो चौड़ाई होगी वो किसके बराबर होगी, 40 के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 40, ये कितना दिया आपको 2 मीटर। तो इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो 40 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी कि हमने इस रास्ते का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कौन सा रास्ता है जो कि लंबाई के समांतर है, किसके समांतर है, लंबाई के। अच्छा, कितना मीटर चौड़ा है 2 मीटर। तो अगर ये लंबाई के समांतर है तो इसकी जो लंबाई होगी वो इस मैदान की लंबाई के बराबर है, राइट। तो इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 120 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 120 मीटर। अब कई सारे लड़के क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो भैया चलो ऐड कर देते हैं, 120 प्लस 80 कितना हो गया 200 हो गया, और 200 बट्टे को मार जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ जरा ध्यान देनी है कि जब आप ये वाला रास्ता ले रहे हो, कौन सा वाला रास्ता ले रहे हो, ये वाला रास्ता ले रहे हो, तो इस रास्ते में ये जो आ रही है ये भी 2 मीटर और इधर से भी 2 मीटर, यानी कि इधर से 2 मीटर और इधर से 2 मीटर। तो यानी कि जब आपने ये वाला रास्ता लिया, ठीक है, तो ये वाला 2 मीटर आपने ज़्यादा काउंट कर लिया, ये वाला रास्ता लिया तो ये वाला 2 मीटर आपने ज़्यादा काउंट कर लिया। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना आपने 4 मीटर, इसमें क्या कर लिया, एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो आपको बस यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जो आपने लास्ट में जब ऐड करोगे तो इसमें से 4 को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो 196 कितना आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आपको सोचना है कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। तो हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा इसको अलग हमने सॉल्व किया और इसको हमने अलग सॉल्व किया, और कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा था रास्ते का, तो दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए लास्ट में इधर से 2 मीटर इसके लिए काउंट कर लिया, इधर से 2 मीटर इसके लिए भी काउंट कर लिया, इसलिए हमको इसमें से 4 मीटर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वो जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, अदरवाइज कई स्टूडेंट 200 पट्टे को मार जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, और भी अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और साथ ही मैं आपको अलग अलग वेरायटी के बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।